हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां दुश्मन के लिए तैयार है हम। भारत अमेरिका ने साथ की जंग की बहुत बड़ी तैयारी। चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिका ने मिलकर उठाया ये सबसे बड़ा कदम। साथ ही साथ बांग्लादेश में चीनी मदद से बने सबमरीन बेस की पहली तस्वीर आई सामने। बंगाल की खाड़ी में भारत की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कैसे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश पर अमेरिकी राजदूत की दो टूक कहा लाल रेखा पार नहीं की जानी चाहिए। जी हाँ, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। कहा लक्ष्मण रेखा का रखें ख्याल। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे उधर रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली, तो उधर बिहार में लगा कांग्रेस को तगड़ा वाला झटका। जी हाँ, कांग्रेस के कद्दावर नेता ने छोड़ा राहुल गांधी का साथ। बताएंगे दोस्तों कौन कांग्रेस से हुआ विदा। साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां 1 अप्रैल यानी आज से गैस सिलेंडर होगा सस्ता। तो वहीं भारतीय रेलवे ने भी बहुत बड़ा अपडेट दिया। अगर आप भी रेल से यात्रा करते हैं तो आपके लिए भी बड़ी खबर है। सारी जानकारियां बताएंगे। आराम से वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत अमेरिका ने साथ की जंग की तैयारी। कहा दुश्मन के लिए तैयार है हम। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत बोले तो HADR अभ्यास का समापन हो गया है। 30 मार्च 2024 को USS समर सेट पर टाइगर ट्रायम्फ 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के लिए एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों देशों का युद्ध अभ्यास इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश में चीनी मदद से बने सबमरीन बेस की पहली तस्वीर आई सामने। बंगाल की खाड़ी में भारत की बढ़ा सकता है टेंशन। बता दें बांग्लादेश में चीनी मदद से बन रहा सबमरीन बेस का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसका खुलासा हाल में ही आई एक सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। तस्वीर में बांग्लादेशी सबमरीन बेस में एक सूखी गोदी भी नजर आ रही है, जो पनडुब्बी की मरम्मत का काम किया जा सकता है। इस सूखी गोदी की लंबाई लगभग 135 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके अलावा सबमरीन बेस पर फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, अंदर और बाहर पनडुब्बियों को डॉक करने के लिए पियर भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। बाहरी पियर करीब 260 मीटर लंबा है, जहाँ एक साथ 2 पनडुब्बियों को तैनात किया जा सकता है। तो वहीं बेस के अंदर बने पियर की लंबाई 100 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, BNS शेख हसीना सबमरीन बेस का निर्माण चीनी कंपनी कर रही है। इसके निर्माण में लगा पैसा भी चीन ने दिया है। ऐसे में आशंका है कि इस फैसिलिटी का इस्तेमाल चीनी नौसेना भी करेगी। अगर चीन बांग्लादेश में अपनी पनडुब्बी और युद्ध पोतों को डॉक करने लगता है तो इससे बंगाल की खाड़ी भारतीय नौसेना के लिए असुरक्षित हो सकती है। बांग्लादेश के इसी बेस से थोड़ी दूरी पर भारत के परमाणु पनडुब्बियों का अड्डा भी है। ऐसे में चीनी युद्ध पोत और पनडुब्बियां भारत के इस बेस और परमाणु पनडुब्बियों की जासूसी कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत की ये टेंशन बढ़ा सकता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां पर लाल रेखा पार नहीं की जानी चाहिए। पन्नू की हत्या की साजिश पर अमेरिकी राजदूत की दो टूक। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय अधिकारी की कथित संलिप्तता के आरोपों पर अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देश इस मामले में मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि किसी भी देश का कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरे देश के नागरिक की हत्या की साजिश में शामिल नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी लाल रेखा है जिससे पार नहीं किया जाना चाहिए। 4 महीने पहले अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस ने एक चार्जशीट सार्वजनिक की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि पन्नू की हत्या की साजिश रची गई, जिसमें भारतीय सरकारी अधिकारी की संलिप्तता थी। अमेरिकी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि भारतीय अधिकारी के कहने पर निखिल नाम के एक शख्स ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क किया और उसे पन्नू की हत्या की जुबानी दी। लेकिन जिस किलर से संपर्क किया गया वो अमेरिकी पुलिस का मुखबिर था, जिससे ये बात अमेरिकी पुलिस तक पहुंच गई। पन्नू की हत्या के लिए 83 लाख के डील के भी दावे किए गए। अमेरिका के इन आरोपों पर भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जांच कमेटी का आदेश दिया। लेकिन अब ऐसे में इस मसले पर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बयान दिया। ANI को दिए इंटरव्यू में एरिक गारसेटी ने कहा कि पन्नू की हत्या की साजिश की जांच में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। गारसेटी ने कहा किसी अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी अदालत में दोषी ठहराए जाने या किसी अन्य देश में आपराधिक मामले के लिए निर्वासित किए जाने के लिए हमारे कानून के अनुरूप होना होगा और इसलिए हम काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये सच है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन आपराधिक कार्रवाई के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि वर्तमान में भारत अमेरिका संबंध कितने मजबूत और करीबी है। हालांकि लाल रेखा को पार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो। अगली खबर बता दें, बलूचिस्तान के आगे चीन ने टेक दिया घुटना। आतंकी हमले के बाद कई चीनी कंपनियां छोड़ेंगी पाकिस्तान। जी हाँ, ये आज की अभी की बड़ी खबर है दोस्तों। पाकिस्तान में काम कर रही चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से डर गई हैं, लिहाजा चीनी कंपनियों ने अब पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया।
दिया है चीन के श्रमिकों पर हुए हालिया घातक हमले ने उनके आत्मविश्वास को इतना ज्यादा अधिक झकझोर कर रख दिया कि अब चीनी इंजीनियरों और कर्मियों की हिम्मत पाकिस्तान में रहने की नहीं हो रही है। सुरक्षा कारणों से कई चीनी कंपनी और उनके कर्मी पाकिस्तान छोड़ने की योजना बना रहे हैं। एक सुरक्षा विश्लेषक ने यह बात कही है। जी हाँ, साथ ही अगली खबर बताते तुर्की सीमा के पास सीरियाई शहर में कार में बम विस्फोट से 8 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। जी हाँ, तुर्की सीमा के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरियाई शहर अजाज में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में शनिवार को एक कार विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये विस्फोट मुस्लिम महीने रमजान के दौरान रोजा खोलने के बाद देर रात खरीदारी के दौरान हुआ। लोग इफ्तार के बाद बाजार में खरीदारी के लिए निकले थे, तभी विस्फोट हुए और 7 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, अगली खबर बता दें ईरान में क्या कर रहे इस्लामिक जिहाद और हमास का सरगना राष्ट्रपति राइसी के साथ दिखा इस्माइल हानिया। दरअसल गाजा में सक्रिय फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद का सरगना जियाद अल नखला और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया इन दिनों ईरान में है। इन दोनों आतंकवादी सरगनाओं ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में इस्माइल हानिया ईरानी राष्ट्रपति राइसी के गले मिलते नजर आ रहा है। ये मुलाकात रमजान के आखिरी हफ्ते और 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार के 6 महीने की बरसी के चंद दिनों पहले हुई है। माना यह जा रहा है कि ईरान इन दोनों आतंकी समूहों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले में ये दोनों समूह साथ थे। हालांकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों समूहों के बीच विदेशों से मिल रही फंडिंग को लेकर विवाद हो गया है। ऐसे में हमास और इस्लामिक जिहाद अलग अलग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें तुर्की के स्थानीय चुनाव में विपक्ष को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एर्दोगन का इमोशनल कार्ड भी हो गया फेल। बता दें तुर्की के स्थानीय चुनाव में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की एके पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शुरुआती रुझानों में चुनाव में विपक्षी पार्टियों को भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एर्दोगन ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की थी। निवर्तमान मेयर और तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के उम्मीदवार इक्रेम इमामोग्लू देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में मेयर चुनाव में आगे चल रहे हैं। एनटीवी और अन्य प्रसारकों ने रविवार को आंशिक आधिकारिक वोटों की गिनती के आधार पर कहा कि इमामोग्लू को 49.09% वोट मिले हैं। हालांकि अभी सिर्फ 3.67% मतपेटियां ही खोली गई हैं। साथ ही तुर्की पर शासन करने वाली राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की एके पार्टी के उम्मीदवार मुरत कुरम को 42.83% वोट ही मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें जहां मॉस्को आतंकी हमले को लेकर रशिया का यूक्रेन पर सबसे बड़ा दावा, कहा इनाम लेने कीव जा रहे थे हमलावर। जी हाँ, रशिया ने मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर हुए हमले में सीधे तौर पर यूक्रेन का नाम लिया है। रूसी जांच समिति ने कहा है कि उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में शामिल आतंकवादी अपना इनाम पाने के लिए यूक्रेन में घुसने की योजना बना रहे थे। जांच समिति ने शुक्रवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि अपराध को अंजाम देने के बाद आतंकवादी एक कार में रशिया यूक्रेन सीमा की ओर चले गए ताकि बाद में इसे पार किया जा सके और कीव पहुंचकर इनाम लिया जा सके। उन्हें इसका वादा किया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति ने संगीत समारोह स्थल पर हमले के बाद आतंकवादियों की गतिविधियों के समन्वय में मदद की। ऐसा उन्होंने टेलीग्राम पर भेजे गए ऑडियो मैसेज के जरिए किया। समिति ने यह भी कहा कि हमले से जुड़े 9वें संदिग्ध को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों रशिया ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी भी दी है। जेलेंस्की से कहा अपने सुरक्षा सेवा प्रमुख और अन्य को कर दो हमारे हवाले। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर हमले को काफी तेज कर दिया है। पुतिन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यूक्रेन से उसके सुरक्षा सेवा प्रमुख समेत अन्य को उसके हवाले करने की चेतावनी दी है। रशिया ने कहा है यदि जेलेंस्की की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो रशिया बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस मांग कर रहा है कि यूक्रेन रशिया में किए गए आतंकवादी कृत्यों से जुड़े सभी लोगों को सौंप दे। इसमें यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के प्रमुख भी शामिल हैं। तो वहीं रशिया के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन में मची हलचल। जेलेंस्की ने अपने सहयोगी और कई सलाहकारों को भी बर्खास्त कर दिया। जी हाँ, ये बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही जंग को 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर एक बार फिर कई हमले किए। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लगातार अपने सहयोगियों में फेरबदल किया है। इस दौरान 30 मार्च को वोलोडिमीर जेलेंस्की ने लंबे समय के सहयोगी और कई सलाहकारों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। रशिया के किए गए इन हमलों में यूक्रेन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगली खबर बता दें, आगामी आम चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जी। जी हाँ, हालिया सर्वे में सबसे बड़ा दावा आपको बता दें, ब्रिटेन में साल के अंतिम 6 महीनों में आम चुनाव हो सकते हैं। इसके संकेत खुद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दे दिए हैं। हाल के महीनों में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मई में चुनाव की संभावना से इनकार कर दिया था और संकेत दिया था कि इस साल के आखिरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच एक सर्वे में चौंकाने वाला दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि आगामी आम चुनाव में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की सीट भी खतरे में है। एक प्रचार अभियान संगठन बेस्ट फॉर
फॉर ब्रिटेन ने सर्वे के बाद ये भी कहा है कि पता चला है कि ब्रिटिश देश में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले आम चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी उत्तरी यॉर्कशायर सीट भी शायद ही बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट फॉर ब्रिटेन ने इस सर्वे से पहले 15,029 लोगों की राय ली थी, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट में विपक्षी लेबर पार्टी को 45% वोट शेयर के साथ कंजर्वेटिव की तुलना में 19 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर रखा गया है। ऐसे में दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक जी, कहां पर ऐसी कसर रह गई कि वो पीएम मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और लगातार सर्वे में उनकी गिरावट देखी जा रही है। ब्रिटेन की जनता उनको भी अच्छा खासा पसंद नहीं कर रही है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, हमास के 4 कमांडरों को आईडीएफ ने मार गिराया। चौतरफा दबाव के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की हुई मांग। जी हाँ, गाजा में हमास और इजरायल के बीच संघर्ष को करीब 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना लगातार बड़े हमले कर रही है, जिसमें हमास के लड़ाकों के साथ बेकसूर लोगों की भी जानें जा रही हैं। ताजा घटनाक्रम में आईडीएफ ने गाजा के दीर अल बलाह में अस्पताल के बाहर हवाई हमला किया, जिसमें 2 फलस्तीनियों की मौत हो गई। यहाँ हजारों शरणार्थी कैंप बनाकर रह रहे हैं। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल में हमास के 4 कमांडरों को मार गिराने का दावा किया है। उनका कहना है कि वे अस्पताल में छिपे हुए थे। इस बीच युद्ध विराम को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, ट्यूनीशिया, अम्मान, रामल्लाह और कराची में शनिवार को प्रदर्शन भी हुए। इन देशों में फलस्तीनी समर्थकों ने 48वां भूमि दिवस मनाया है। इस मौके पर हजारों की तादाद में रैलियां निकाली गई और फौरन सीज फायर की मांग भी की गई। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका में 31 मार्च ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी घोषित। बाइडेन पर हमलावर हुआ ट्रंप का खेमा, आखिर क्यों बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी घोषित करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम और धार्मिक रूढ़िवादियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी दिन ईस्टर संडे भी है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रपति ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा था कि सभी अमेरिकियों को हमारे देश के ट्रांसजेंडर लोगों के जीवन को सुधारने की आवाज को उठाने और लैंगिक पहचान के आधार पर हिंसा एवं भेदभाव को खत्म करने की दिशा में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो वहीं ट्रंप प्रचारक ने कहा कि हम जो बाइडेन के चुनाव प्रचार अभियान दल और व्हाइट हाउस से मांग करते हैं कि वो अमेरिका के उन लाखों कैथोलिक और ईसाइयों से माफी मांगे जो मानते हैं कल केवल एक बात का प्रश्न मनाने का दिन था और वो है यीशु मसीह का पुनर्जीवित होना। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर चाइना के भीषण हमले की आशंका से डर गया जापान। युद्ध स्तर पर बम शेल्टर होम बनाने में जुटा, क्या सामने जंग है। बता दें, जापान की सरकार ने ताइवान पर चीनी हमले की संभावना जताते हुए आशंका जताई है कि ये युद्ध उसके भी सुदूर दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों तक पहुंच सकता है। लिहाजा अपने नागरिकों हताहत होने से बचाने के लिए जापान ने ओकिनावा प्रांत के सुदूर द्वीपों में भूमिगत बम आश्रयों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। जापानी अखबार असाही शिंबुन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेल्टर होम बनाने का ये कार्यक्रम रक्षा मुद्रा में बदलाव का अनुसरण करता है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने 4 दशक पुराना नाता तोड़ा कांग्रेस से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राहुल गांधी को तगड़ा झटका मिला है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रविवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। उनका दावा है कि पार्टी आरजेडी के साथ विनाशकारी पार्टनरशिप में फंस चुकी है। उन्होंने हाल ही में विवादास्पद छवि वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पार्टी से जुड़ने पर भी नाराजगी जताई है। दोस्तों, पिछले करीब 1 दशक में अनिल शर्मा बिहार के 4थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले अशोक चौधरी ने पार्टी के आंतरिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। अब ऐसे में कल ही रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बहुत बड़ी महारैली की और अचानक बिहार से ये बैड न्यूज कांग्रेस के लिए निकलकर सामने आया है। इतना ही नहीं, साथ ही आपको बता दें, सीएए के नाम पर लोगों को डरा रही है ममता बनर्जी। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां टीएमसी लगातार भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रही है। तो वहीं इस बीच भाजपा ने रविवार को सीएम ममता बनर्जी पर सीएए के खिलाफ लोगों के मन में डर पैदा कर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा निर्णायक तरीके से काम करती है, वहीं टीएमसी विभाजनकारी तरीके से काम करती है। उन्होंने कहा कि सीएए का उद्देश्य सही दावेदारों को नागरिकता का अधिकार देना है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने 3 तलाक को खत्म करने और राम मंदिर की स्थापना की तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा बयान। कहा जो लोग इस पर नाच रहे हैं वो पक्का पछताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बयान। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी चंद या इलेक्टोरल बोर्ड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कई बार फटकार लगाई
बताई है और चुनाव आयोग को इससे संबंधित सारी जानकारियां साझा करने को कहा है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बताइए कि ऐसा मैंने क्या किया जिस कारण सेट बैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इन पर नाच रहे हैं वो पक्का पछताने वाले हैं। मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का खर्चा तो हुआ होगा, तो कोई एजेंसी बता दे कि पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से आया था, पैसा कहां खर्च हुआ था। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, इसलिए सभी जान पा रहे हैं कि पैसा कहां लिया गया, कहां दिया गया, किसने लिया और किसको दिया, वरना कहां पता चलता कि कैसे क्या हुआ। आज आपको ट्रेलर मिल रहा है। पीएम ने कहा कि कोई व्यवस्था पूरी नहीं होती, उसमें कमियां हो सकती है और कमियों को सुधारा जा सकता है। बॉन्ड होता तो पता चलता पैसा कहां गया। नेक्स्ट खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर विपक्ष की हुंकार तो उधर मोदी की ललकार। दिल्ली टू मेरठ कैसे सेट हो गए 2024 सियासी टोन। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए रविवार का दिन राजनीति के शौकीन लोगों के लिए किसी सुपर संडे से कम नहीं रहा। दिल्ली से मेरठ तक या यूं कहे मेरठ से दिल्ली तक रैलियों की गूंज सुनाई दी। एक तरफ पीएम मोदी ने सहयोगियों के साथ मेरठ से चुनावी बिगुल फूंका, तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान पर विपक्ष का हल्ला बोल नजर आया। ऐसे में जबकि मतदान और अब ज्यादा दूर नहीं है तो चुनाव का टोन सेट हो गया है, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन रैलियों में आखिर दोनों पक्षों का रोड मैप क्या है। एक तरफ विपक्ष ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए जमकर निशाना साधा, तो वहीं पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। असल में विपक्ष की रैली का एजेंडा ही सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाना था। मौका था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होने का। इस दौरान सोनिया से लेकर विपक्ष के सभी बड़े नेता दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को केंद्र में रखते हुए किसानों को साधने की कोशिश की। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के साथ जयंत चौधरी के मंच शेयर करने पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला चवन्नी वाले बयान पर फूटा। आरएलडी का गुस्सा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर जुबानी हमले भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रविवार को मेरठ में आयोजित एनडीए की रैली में शिरकत करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को भी शिरकत करना था। इस बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में हिस्सा लेने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने एक जवाब में जयंत चौधरी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी पूछे कि ये चवन्नी कौन है। अब सपा मुखिया के इस बयान पर आरएलडी नेता और प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी भाषा में संयमित रखें तो बेहतर होगा, अगर हमने अपनी भाषा बिगाड़ी तो तकलीफ होने लगेगी। जिस तरीके की चिंदी चोरी और लगातार छोटी हरकतें अखिलेश यादव करते रहे हैं ये किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को तोहफे में दी हुई गाड़ियों को किस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने के बाद खिंचवाई थी, ये दिखाता है कि तोहफे भी वापस ले लिए जाते हैं। आरएलडी नेता ने आगे कहा कि अखिलेश यादव अपने ही गठबंधन के साथियों को निरंतर धोखा देने का काम करते हैं और फिर उनको गुस्सा बहुत आता है। दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर अतीक से लेकर मुख्तार अंसारी तक का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं अखिलेश यादव। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने सांसद ST हसन का टिकट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने ST हसन का टिकट काटा। रामपुर में जो हुआ वो देख लीजिए। मुख्तार अंसारी पहले नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, इससे पहले भी कितने हैं जिनको मारा गया है। AIMIM सांसद ने कहा कि ICU से किसी को जेल में डालते हैं, पहले ICU में डाला फिर जेल में डाला। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि जहर दिया जा सकता है। अतीक और अशरफ की रिपोर्ट का क्या हुआ, वो रिपोर्ट मंजरे आम पर क्यों नहीं रखी गई। हमने एक नया विकल्प देने के लिए पल्लवी पटेल के साथ तीसरा मोर्चा बनाया है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर रामलीला मैदान में कांग्रेस के साथ दिखी TMC। बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस को वोट का मतलब बीजेपी को वोट। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस के समर्थन पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी नादिया में अलग सुर में नजर आई। उन्होंने बंगाल में कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और CPI पर भाजपा का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। जी हां, बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। अब आप सोच लो। जी हां, साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी, कहा पहले 200 सीटें जीतकर ही दिखा दें बीजेपी। तो वही महुआ मोर्चा पर भी बयान दिया। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हुई है। वहीं भाजपा लगातार 400 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को निशाना साधा। उन्होंने भगवा खेमे को कम से कम 200 सीटें जीतने की चुनौती दी। बनर्जी ने यह भी कहा वो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि CAA के लिए आवेदन करने वाले विदेशी बन जाएं, इसीलिए इसके लिए आवेदन ना करें। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नारा दे रही है इस बार 400 पार। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वो पहले 200 सीटों के मानदंड को ही पार करके दिखा दें। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने
200 से अधिक सीटों का आह्वान किया था, लेकिन 77 पर ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं ममता के बाद अब राहुल गांधी ने भी भाजपा पर बरसते हुए कहा, वो कह रहे हैं कि 400 पार ईवीएम को बिना मैनेज किया 180 पार भी नहीं जा सकती भाजपा। जी हाँ, केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ फिर से विपक्षी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। वैसे में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और विपक्ष की आवाज को कुचलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने इस चुनाव पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगाए। रामलीला मैदान में मेगा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम मैच फिक्सिंग, सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव के बिना भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। जी हाँ, तो वहीं इन्होंने चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश हो रही है जैसा बयान दिया। ऐसे में बौखलाहट क्लियर नजर आ रही है राहुल गांधी की। अगली खबर की बात करें, जहां पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बयान, कहा बीजेपी को सिर्फ एकता से हराया जा सकता है। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेड़ कशगम प्रमुख एम.के. स्टालिन ने रविवार को कहा कि विपक्ष एकता के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकता है और संघीय भारत बनाने के लिए फासीवादी भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है। स्टालिन ने यहां इंडिया गठबंधन की रैली में अपने संदेश में कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा की आसन्न हार के मद्देनजर बढ़ती हताशा है, उसको दर्शाती है। स्टालिन का संदेश राज्यसभा में द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने पढ़ा। शिवा रैली में पार्टी की ओर से शामिल हुए। जी हाँ, ऐसे में आपके हिसाब से कौन होगा 2024 का विनर? दोस्तों, विनर पार्टी और किसके सर सजेगा ताज? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कच्चा तीवू द्वीप को लेकर आरटीआई से हुए कई खुलासे के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, सुनाई 50 साल पुरानी कहानी। जी हाँ, लोकसभा चुनावों के बीच कच्चा तीवू द्वीप को लेकर घमासान तेज हो गया है। इस द्वीप को लेकर आरटीआई से हुए खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नए तथ्यों से ये पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तीवू द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस के काम करने का यही एक तरीका है। कांग्रेस भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करती है। जी हाँ, आप पीएम मोदी जी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे इस मुद्दे पर। वहीं पीएम मोदी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने समझाई क्रोनोलॉजी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिन परिस्थितियों और संदर्भों में ये फैसले लिए गए उन्हें नजरअंदाज कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। 1974 में उसी साल जब कच्चा तीवू श्रीलंका का हिस्सा बन गया, सिरिमा भंडार नाइके इंदिरा गांधी समझौते ने श्रीलंका से 6 लाख तमिल लोगों को भारत वापस लाने की अनुमति दी गई। इस एक कदम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 6 लाख राज्य विहीन लोगों के लिए मानवाधिकार और सम्मान सुरक्षित किया। ये दलील दोस्तों पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेसी ने दिया है। बहरहाल कच्चा तीवू वाले सियासी कलह पर आपकी क्या निजी राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, राष्ट्रपति ने घर जाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी रहे मौजूद। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत 10 लोग मौजूद रहे। ऐसे में आप लोग आडवाणी जी को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर बिहार में नरेंद्र मोदी जी 4 अप्रैल को जमुई से करेंगे प्रचार की शुरुआत। चिराग के जीजा अरुण भारती हैं कैंडिडेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जमुई से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। आगामी 4 अप्रैल को वे जमुई संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद पीएम का ये पहला बिहार दौरा होगा। जमुई से एनडीए के घटक दल लोजपा यानी आर के उम्मीदवार अरुण भारती मैदान में है। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव होना है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर होगा सस्ता, 6 महीने में तीसरी बार राहत के संकेत। जी हाँ, आज यानी 1 अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही कई ऐसे बदलाव हुए जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसा ही एक बदलाव एलपीजी सिलेंडर को लेकर है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत को निर्धारित करती हैं। इसी कड़ी में अप्रैल महीने की एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सिलेंडर की कीमत में कटौती हो सकती है। 100 रुपए तक की राहत अभी तक मिली है और यह 6 महीने में दूसरी बार कटौती है। माना जा रहा है कि आज और तगड़ा कटौती हो सकता है दोस्तों, और आपको एलपीजी सिलेंडर पर और सस्ते दाम में मुहैया करवाया जा सकता है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी और आपके यहाँ पर एक 14 किलो वाले सिलेंडर का क्या रेट चल रहा है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ऐसे में ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।